हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बढ़िया क्वेश्चन मैं उसी क्वेश्चन को बोलता हूँ जो मतलब एक ऐसा लालच वाला क्वेश्चन हो जिसको करने के लिए बच्चा आतुर भी हो और थोड़ा भी चूके तो गलती भी करके आ जाए। क्वेश्चन सिंपल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और जिसका देखने को लग रहा हो कि भाई ये सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एग्जाम में आएगा। देखो एग्जाम में जो गेट के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 65 में से 5 से ज़्यादा 10 क्वेश्चन मान लो आप ऐसे हो सकते हैं जो लेंदी हों, लेकिन ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लेंदी नहीं होते। हर सब्जेक्ट में अगर 10 मार्क्स का मैं वेटेज मान लूँ, 10 में से 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल होता है। 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो थोड़ा लेंदी हो, डिफिकल्ट हो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिल रहे होते हैं आपको, जिसको देख के बच्चा थोड़ा घबराएगा कैसे करूं मैं, 2 पैम्पन 2 बीजेटी हैं और होगा बहुत सिंपल। तो एग्जाम बहुत सिंपल होता है, कोई पैटर्न में किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हो रहा होता। गेट का सेम पैटर्न है जो हमेशा से वो मेंटेन करके रखे हैं कि आउट ऑफ 100 मार्क्स लगभग 70 to 80% हमेशा सिंपल जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हो, बिल्कुल एकदम, है ना। और 20% जो होता है ऑलमोस्ट वो थोड़ा न्यू करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा वैरायटी चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हमेशा से रहा हुआ है। ये बस अंतर क्या होता है कि हम एट प्रेजेंट पढ़ रहे होते हैं तो हमने पीवाईक्यू पूरे लगा लिए होते हैं। जैसे हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो हमारा फोकस उन नए क्वेश्चन पर ज्यादा पहुंच जाता है। हमारा फोकस उन क्वेश्चन पर नहीं होता जो 80% हमारे एज इट इज वही आए हैं जो हमने लगभग प्रीवियस ईयर में पढ़े हैं। इसीलिए किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं हमेशा बोलता हूँ पीवाईक्यू। ठीक है, चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि कई बार बच्चा क्या हो रहा था, अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, डर बढ़ रहा होगा और उस डर का सामना करने का तरीका यह है कि मैं इस टाइप से, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मोस्ट प्रोमिनेंट है कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सके इस टाइप के। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है आपको, ये भी नॉट निकालना है और ये ट्रांजिस्टर के करंट I1 I2 कलेक्टर करंट या अमीटर करंट एक ही बात होती है क्योंकि बीटा लार्ज बोल दिया है। ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ पर क्या दिया है, इस ओपैम का प्लस के 1.1 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर प्लस का 1 वोल्ट दिया है। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये दोनों ओपैम जो हैं वो कौन से फीडबैक में, नेगेटिव की पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है आगे सॉल्व करूं मैं तो T1 और T2 में से कोई एक ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जिसकी वजह से ओपैम्प आपका ओपन लूप में हो। तो मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि ओपैम्प ओपन लूप में होगा तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो मैं कोई फीडबैक की बात ही नहीं करूंगा। लेकिन जब अगर आपके बीजेटी ऑन है, मान लो दोनों ट्रांजिस्टर अगर आपके ऑन है, तो दोनों ओपैम्प किस फीडबैक लूप में होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर नेगेटिव फीडबैक लूप में होते हैं तभी आप वर्चुअल शॉर्ट लगाते हैं, और अगर पॉजिटिव फीडबैक लूप में होता है ओपैम्प तो आपका ओपैम्प का आउटपुट प्लस माइनस बी सेट होता है, या ओपन लूप केस में हो तब भी आउटपुट प्लस माइनस बी सेट होता है। तो ओपैम्प ओपन लूप में हो, पॉजिटिव फीडबैक में हो तो आउटपुट प्लस माइनस बी सेट, नेगेटिव फीडबैक में हो तो वर्चुअल शॉर्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर अगर देखूं तो सबसे पहले मैं दोनों ओपैम्प के लिए इस लूप का फेज शिफ्ट देखता हूं, सो दैट मुझे ये आइडिया हो जाए कि वेदर यहां पर नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। वो बात अलग है कि अगर बीजेटी ऑफ हुआ, मान लो ये बीजेटी ऑफ हो जाए तो ओपैम्प का आउटपुट के बाद ओपन सर्किट हो जाएगा तो कोई फीडबैक ही नहीं आ रहा होगा, तो ओपन लूप ओपैम्प हो जाएगा, वो आगे देखेंगे हम। मान लो ये बीजेटी ऑफ हो जाए तो ये ओपैम्प ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। तो पहले चल देखते हैं हम कि ये कौन से फीडबैक में है। तो अगर मैं आप ध्यान से देखूं मैं कि मेरा जो इनपुट है बेटा, ठीक है, और सॉरी जो फीडबैक लगा हुआ है वो इस टर्मिनल पर होकर आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं देखूं कि ये जो टर्मिनल है इन्वर्टिंग और ये जो आउटपुट है, इन दोनों के बीच में कितना फेज शिफ्ट होता है। सबसे पहले देखूं मैं तो इन दोनों के बीच में बेटा 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर मैं कोई सिग्नल लगाता हूं उसको आउटपुट में देखूं तो वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तो ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। फिर इन दोनों टर्मिनल को देखूं मैं, बीजेटी का बेस है ये और ये बीजेटी का अमीटर है। अगर मैं बेस पर कोई सिग्नल लगाऊं और अमीटर पर उसका रिस्पांस देखूं तो एक कॉमन कलेक्टर वाली स्टाइल हो गई। कॉमन कलेक्टर में यही तो होता है, बेस पर इनपुट लगाया, अमीटर पर आपने रिस्पांस देखा, सिग्नल का रिस्पांस देखा आपने, है ना, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो उसमें कितना फेज शिफ्ट मिलता है, बेस पर कुछ लगाऊं, अमीटर पर रिस्पांस देखूं तो कॉमन कलेक्टर दैट इज 0 डिग्री। तो मतलब बेस और अमीटर जो होते हैं बीजेटी के वो 0 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। तो इस लूप के अंदर फेज शिफ्ट कितना हो गया, लूप के अंदर फेज शिफ्ट हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये नेगेटिव फीडबैक में है। अगर ओपन लूप नहीं है तो पॉजिटिव फीडबैक की बात नहीं होगी, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव फीडबैक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेम वे में देखो, ये भी सेम स्टाइल है, देखो उसी का मिरर इमेज है यहाँ पर, ये तो ये भी कौन सा है आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट, तो ये भी नेगेटिव फेज शिफ्ट है, तो नेगेटिव फीडबैक है क्योंकि ये 0 डिग्री बेटा और ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे से 180 डिग्री।
तो अगेन ये वाला फेज शिफ्ट कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री, जैसे नेगेटिव फीडबैक। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ जाए आपका तो आपका नेगेटिव फीडबैक होता है। तो नेगेटिव फीडबैक में दोनों, अब नेगेटिव फीडबैक में तो वर्चुअल शॉर्ट लगा सकते हो। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं। यहां पर मैंने केवल नेगेटिव फीडबैक बताया, मुझे इतना कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं सोचना, हम वर्चुअल शॉर्ट लगा सकते हैं अगर बीजेटी ऑन है तो, तभी आपका क्या लगेगा यहाँ पर वर्चुअल शॉर्ट। अब देखा ध्यान से, अब मैंने क्वेश्चन में देखा, मेरे पास ये था, मुझे मुझे पता है वर्चुअल शॉर्ट लगा सकता हूं। अब देखना ध्यान से, अगर मैंने दोनों बीजेटी को ऑन कंसीडर किया कि मान लो दोनों बीजेटी ऑन है, तो यहां से वर्चुअल शॉर्ट से कितना लगेगा। सर वर्चुअल शॉर्ट क्यों लगा रहे हो आप, अरे बेटा नेगेटिव फीडबैक है ना इसलिए। अच्छा, तो ये 1 वोल्ट यहां पर आएगा, तो इस नोड का वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया। ये वर्चुअल शॉर्ट लगाया तो इस नोड का वोल्टेज कितना आ गया, 1.1 वोल्ट। अब मुझे खुद बताओ, ये एक ही नोड तो है, एक नोड पर दो अलग अलग वोल्टेज आ सकते हैं क्या, कि 1.1 भी आ गया और 1 भी आ गया, नहीं सर, दोनों वोल्टेज एक नोड पर नहीं आ सकते, ये वायलेशन ऑफ केवीएल हो जाएगा, एक नोड पर दो वोल्टेज नहीं आ सकते, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन दोनों में से कोई एक बीजेटी ऑन होगा, एक बीजेटी ऑफ होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, आइदर या तो 1 वोल्ट आएगा इस नोड पर या 1.1 आएगा। इसका मतलब ये है, अब हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो अब मैं लेट कर लेता हूं कि लेट मेरा अगर T2 ऑन है तो क्या चल रहा होगा, T2 ऑन T1 ऑफ, और फिर वो अगर सेटिस्फाइड हो गया मेरा तो मैं बोल दूंगा आंसर आ गया। या आप ले लो T1 ऑन T2 ऑफ, फिर सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। चलते हैं हम, तो लेट मैंने कर लिया बेटा, मेरा T1 ऑन एंड T2 ऑफ, जस्ट सिखाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज तो मुझे पता है कि कितने तुरंत में क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। T1 ऑन T2 ऑफ, अगर T1 ऑन है T2 ऑफ है, तो T1 ऑन के केस में ये ओपन बनाया बेटा मैंने, ये प्लस और ये माइनस, ये 1 वोल्ट है बेटा। यहाँ पर T1 अगर ऑन है तो T1 को ऑन बना दिया मैंने, ट्रांजिस्टर की जगह ट्रांजिस्टर, ये 5 वोल्ट का बैटरी, ठीक, ये नेगेटिव फीडबैक, और यहाँ पर 1 किलो ओम का रजिस्टर, ठीक। यहाँ पर अगेन 1 किलो ओम का रजिस्टर। T2 ऑफ है बेटा, T2 ऑफ है तो ओपन सर्किट कर देता हूँ वहाँ पर, जस्ट ऐसे करके, और यहाँ पर बना हुआ है आपका एक ओप एम्प, ये प्लस माइनस, और ये 1.1 वोल्ट, और यहाँ पर एक फीडबैक लगा हुआ था ये, ठीक है। तो T1 ऑन T2 ऑफ, ये T2 ऑफ कर दिया था मैंने। अब देख लेते हैं T2 वास्तव में ऑफ है कि नहीं। T2 आपका एक NPN ट्रांजिस्टर, ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, अगर आपका T1 ऑन है, ये T1 ऑन है आपका, तो यहां पर क्या दिख रहा होगा आपको, एक नेगेटिव फीडबैक, ये लूप है, तो नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल शॉर्ट लगा सकता हूं, तो ये 1 वोल्ट आएगा बेटा। तो इस नोड का वोल्टेज भी क्या आ गया, 1 वोल्ट, और इस नोड का वोल्टेज भी क्या आ गया बेटा, 1 वोल्ट, और ये 1 वोल्ट है तो ये भी क्या हो गया, 1 वोल्ट। अब एक ओप एम्प, ये ओपन लूप ओप एम्प है, ओपन लूप ओप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल 1.1 पर है, इन्वर्टिंग 1 वोल्ट पर है, नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा है इन्वर्टिंग से, तो आउटपुट क्या आएगा इसका ओप एम्प का, प्लस बी सेट। अब ये प्लस बी सेट आया, जैसे ही प्लस बी सेट आया तो लॉजिकली सोचो यहाँ पर बीजेटी के, इस बीजेटी के बेस पर प्लस बी सेट है और एन पर 1 वोल्ट है आपका, तो ये बीजेटी T2 क्या होगा, ऑन। तो फिर तो यहां से T2 क्या निकल के आया, ये 1 वोल्ट है और ये प्लस बी सेट, और T2 तो फिर ऑन हो गया, और जबकि आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है, T2 ऑफ माना है आपने, तो T2 तो ऑफ नहीं निकला, ऑफ नहीं निकला, इसका मतलब ये गलत है, दोनों ऑन हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते दोनों ऑन, अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑन है तो दोनों में नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से, ये वर्चुअल शॉर्ट की वजह से 1.1, इस वर्चुअल शॉर्ट की वजह से 1 वोल्ट, एक नोड पर दो वोल्टेज नहीं हो सकते। वायलेशन ऑफ केवीएल मीनिंग इज दैट बोथ T1 एंड T2 कैन नॉट बी ऑन, T1 एंड T2 ये पहले ही हो चुका था, कांट बी ऑन, है ना, इन दिस सर्किट। क्यों, क्योंकि वायलेशन ऑफ केवीएल हो गया, केवीएल का वायलेशन, वायलेशन ऑफ केवीएल, एक ही नोड पर दो वोल्टेज कैसे हो सकते हैं, इस लूप में केवीएल लगाऊंगा तो केवीएल सेटिस्फाइड कैसे होगा, इसका दोनों ऑन नहीं होंगे। अब मैंने माना T1 ऑन T2 ऑफ, तो वहां पर T2 ऑन निकल के आ गया, इसका मतलब फाइनली क्या निष्कर्ष निकल के आया, निष्कर्ष ये निकल के आया कि सर इसके केस में आपका सर T1 ऑफ एंड T2 को ऑन लेके चलो सर, देखते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई हो गया तो बस काम बन जाएगा आपका, देखते हैं। तो ये एक बीजेटी है सर, ठीक है, T1 ऑफ मान के चल रहे हो आप, ठीक है सर, T1 ऑफ है, ये ऑफ बीजेटी हो गया, ये ओप एम्प हो गया बेटा, ये प्लस माइनस, ये 1 वोल्ट, ये नेगेटिव फीडबैक, ये 1 किलो ओम, और ये ग्राउंड, ठीक।
ठीक, ये 1.1, ये T2 ट्रांजिस्टर है, T1 ऑफ है, T2 ऑन है। अब इस केस में सॉल्व करूं मैं तो अगेन ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक बनना है। नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल शॉर्ट लगेगा बेटा, वर्चुअल शॉर्ट लगेगा तो ये 1.1 वोल्ट, तो ये नोड वोल्टेज भी 1.1, 1.1, ये नोड वोल्टेज भी बेटा कितना 1.1, तो इस ओप एम्प का ये वाला वोल्टेज भी 1.1। अब बेटा नॉन इन्वर्टिंग 1 है, इन्वर्टिंग 1.1 है, इन्वर्टिंग अगर ज्यादा हो नॉन इन्वर्टिंग से तो ये ओपन लूप ओप एम्प दिख रहा है आपको, इसका आउटपुट क्या आएगा -B सेट। तो आप खुद देखें ध्यान से, इस बीजेटी के बेस पर -B सेट है और अमीटर पे कितना है बेटा 1.1 वोल्ट, तो बेस पर -B सेट और अमीटर 1.1 वोल्ट। बेस अमीटर जंक्शन क्या होगा, NPN ट्रांजिस्टर है, बेस पी टाइप है, पी कनेक्टेड है -B सेट से नेगेटिव से और N कनेक्टेड है 1.1 से, ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस, बेस अमीटर जंक्शन रिवर्स बायस, वास्तव में ये क्या होगा ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 ऑफ T2 ऑन, T1 ऑफ T2 ऑन सेटिस्फाइड हुआ। वास्तव में सर्किट में T1 ऑफ चल रहा है आपका, T2 ऑन चल रहा है। अगर ये सर्किट में ऐसा चल रहा है तो ये सर्किट आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट है, गिवन सर्किट का प्रॉपर्ली करेक्ट सर्किट है ये, ठीक है। इसकी वजह से अब क्या हुआ, ये 1.1, ये 1.1, ये 1.1, ये 1.1, ये -B सेट, ये ट्रांजिस्टर ऑफ, ट्रांजिस्टर ऑफ, तो ये वाली करंट क्या हो गई I1। तो I1 का आंसर क्या हो गया क्वेश्चन में कि I1 इज इक्वल टू 0, V0 इक्वल टू, V0 यही नोड वोल्टेज था, क्वेश्चन में पूछा था कि V0 की वैल्यू निकालो, V0 इक्वल टू 1.1 वोल्ट और तीसरा क्या निकालना है हमें, ये करंट I2, ये वाली करंट, ये I2 क्या होगी बेटा, ये करंट अमीटर कलेक्टर करंट है, कलेक्टर और अमीटर करंट बराबर हैं, तो ठीक है। तो आपकी I2 इक्वल टू क्या होगी, ये I2 ये 1.1 है बेटा, ठीक है। इधर देखो ओप एम्प के इधर करंट कितनी जाती है, इधर करंट जाती है 0 ओप एम्प के अंदर, इधर भी करंट क्या जाती है ओप एम्प में 0। अब देखो यहाँ पर ये 1.1 है, तो यहाँ से जो करंट आ रही होगी वो क्या होगी 1.1 वोल्ट अपॉन 1 के, 1.1 अपॉन 1 के, ये निकाल सकते हैं ना यहाँ पर KCL लगा के, देखो ये करंट 0, ये करंट 0 और इन दोनों में करंट जा रही होगी, तो यही तो IC2 है या IE2 है या I2 बोल दूं, तो I2 क्या होगा 1.1 अपॉन 1 के प्लस 1.1 अपॉन 1 के, क्योंकि ये नोड वोल्टेज 1.1 है, ये करंट प्लस ये करंट, इधर 0 इधर 0, वही तो I2 होगी, ठीक है। प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिख दूं मैं, तो ये आ गया 1.1 प्लस 1.1 हो जाएगा 2.2 मिली एम्पियर। और यहाँ से देख लो, आपको यहाँ से सही दिख रहा है, यहाँ से देखो ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो इधर करंट नहीं है, इधर तो ओप एम्प में करंट 0, इधर 0, यहाँ से जो भी करंट आ रही होगी वो इस रजिस्टर में जा रही होगी। यहाँ का वोल्टेज 1.1 है, करंट डिवाइड करके सॉल्व कर दिया, तो ये करंट का आंसर आ गया 2.2 मिली एम्पियर, I10 V0 1.1। तो ये आपका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपका लूप फेज शिफ्ट से के थ्रू आपका फीडबैक का आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी लग गया, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन है कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा। देखो गेट का यही होता है, नया कुछ नहीं लगना, जो आपको आता है उसी के थ्रू आपसे क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करना। एक हाथ क्वेश्चन कोई किसी भी सब्जेक्ट में, नेटवर्क में, डिजिटल में, कहीं पर भी, EFT में अगर वो आ भी जाता है तो उसके चक्कर में आपको अपनी प्रिपरेशन खराब नहीं करनी है, आपको इस टाइप से मेंटेन करना है अपने पेज को कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इसको देख के ही समझ जाओ ये गेट के स्टाइल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आ सकते हैं। इसमें नॉर्मल बच्चा होगा वो इसको करने का ट्राई करेगा, जो बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस की है वो सही तरीके से सॉल्व कर देगा, और जिस बच्चे ने रफली उतना ही पढ़ लिया है वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इससे वो फिल्टर आउट कर लेते हैं कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन एक कम नंबर वाला कैंडिडेट है, सो दैट रैंक डिसाइड हो जाती है। ये उनका उद्देश्य रहता है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं रहता गेट में। नेक्स्ट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं बेटा, तो एग्जाम दोस्त के बेटा प्लेटफॉर्म पर ना आपको सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है कि हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। किसी बच्चे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिफिकल्टी होती है तो वो अवेलेबल है आपके पास हर सब्जेक्ट, EC, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं मैं। फुल कोर्सेज की बात करूं तो गेट 2025 के जो फुल कोर्सेज हैं उन पर अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है आपका, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपका वो 35% डिस्काउंट चल रहा है। इतना ह्यूज डिस्काउंट जो चल रहा है आपका सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज पर, गेट 2025 के कोर्सेज पर हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज कोर्स अवेलेबल है, चाहे वो बीइंग EDC हो, एनालॉग सर्किट हो, इलेक्ट्रिकल मशीन हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, EFT हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, सब पर आपका चल रहा है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अगर मैं आपको आरआईबी और क्रैश कोर्स के बारे में बात करूं, क्योंकि इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है कि लास्ट 4 मंथ में ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन एंड प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट की हैं सक्सेस के लिए किसी एग्जामिनेशन में, और वो आपको आरआईबी में मिल जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे आपको, जो कंप्लीट हो चुके हैं इस आरआईबी में, और कुछ जो रनिंग है आपके अपकमिंग सब्जेक्ट, लाइक जैसे मेरा ईडीसी स्टार्ट होगा अभी, तो वो आपको लाइव फॉर्म में मिल जाएगा। तो बेटा आरआईबी में बेटा बेनिफिट ये होता है बेटा कि आपका यहाँ से एक तो रिवीजन हो जाता है सब्जेक्ट का, और नए वैरायटी अच्छे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। तो आरआईबी हर बच्चे के लिए मस्ट है जो गेट को बहुत सीरियसली दे रहा है और लास्ट 4 मंथ में उसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो आरआईबी तो हर बच्चे को करना ही चाहिए, ये किसी के लिए है ही नहीं ऐसा कि जिसको नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके लिए नहीं है जो लास्ट में बस अब तैयारी स्टार्ट किया है, उसके लिए आरआईबी नहीं है, ठीक है। तो आरआईबी में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसमें जितने भी बच्चों ने फुल कोर्स भी पढ़ा हुआ है वो आरआईबी को भी जरूर पढ़े, उसको एनरोल करना बहुत जरूरी है, इससे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, जल्दी रिवीजन हो जाता है। और कॉस्ट इतनी इसीलिए हमने बहुत कम रखी है जिससे किसी भी बच्चे को ऐसा फील ना हो कि अरे यार ये तो बहुत अननेसेसरी का बर्डन आ गया, ठीक है। चलो, तो अगर बात करूं तो मैं देखो 40% जो डिस्काउंट चल रहा है गेट 2025 के लाइव कोर्सेज पर, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 40% कर दिया बेटा। अब ये 35 की जगह 40% डिस्काउंट है और इतने में आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बात कर दूं बेटा सफलता बैच की बात करूं मैं अभी, तो सफलता बैच देखो बेटा ऐसा बैच है जैसे कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी 4 महीने में ही तैयारी करनी है, अभी पहले से जागा नहीं था, सोया हुआ था, मान लो उसकी नींद अब खुली और अब उसको लगता है कि मैं गेट कैसे करूं, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना बेचारे का, जब जागा तब सवेरा होना चाहिए। तो हमने सफलता बैच लेकर आए हैं जिसमें 60 मार्क्स को हमने टारगेट करके 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया है ईसी और इलेक्ट्रिकल में अलग अलग। तो 6 सब्जेक्ट वो ऐसे डिजाइन किए हमने जो कम समय में और ज़्यादा वेटेज देने वाले हों और उनको 4-5 महीने में बच्चा कर भी सके। तो 4 महीने में भी वो करना चाहे तो इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करके वो अच्छा मार्क्स लेकर आ सकता है। और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भी ऐसे हमने तैयार किए हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हो सब्जेक्ट, सो दैट वो जल्दी कवर कर सके और समझ भी सके और भूले ना। जैसे कि मान लो कॉम्बिनेशन की बात करूं तो नेटवर्क और एनालॉग सर्किट अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो उनको रखा गया। तो इस टाइप से हमने कोर्सेज को सेट किया यहाँ पर सफलता बैच में। और बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज में जैसे किसी को एनरोल करना है, किसी बच्चे का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कमजोर है, तो देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है हमारा, स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर से। कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स माइक्रो प्रोसेसर का अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स जस्ट 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। तो आप इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, नो डाउट। हर सब्जेक्ट कंप्लीट होने का रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है आपके पास, वैलिडिटी तक आप उसको एंजॉय कर सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। लेकिन खास बात यही है एग्जाम दोस्तों कि आपको हर सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाता है और हर सब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट वाइज में मिल जाता है। तो जो बच्चे मान लो कहीं पर भी पढ़ रहे हैं उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है, वो एग्जाम दोस्तों पर्टिकुलर चॉइस करके वो सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। और फुल कोर्स तो अवेलेबल ही है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव करना है और लग रहा है उसे कि मुझे 4-5 सब्जेक्ट में दिक्कत है वो पढ़ने, तो फुल कोर्स ही खरीद लेगा वो। तो ठीक है, ये यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और ये क्वेश्चन था। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे टाइप के जो वीडियोस हैं आप उनको शेयर जरूर करें, बिकॉज आपका जो टेक्निकल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाने का हमें मोटिवेशन तभी मिलेगा जब हमें लगेगा कि बच्चा टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस को ही पसंद कर रहा है, टेक्निकल सेशन को ही पसंद कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।